हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उन्नत क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एसएसटी का मॉडल टेस्ट पेपर रीट के एग्ज़ाम के लिए करने वाले हैं। ये मॉडल टेस्ट पेपर जो नया सिलेबस है उसी पर आधारित है, न्यू पैटर्न पर आधारित है। सभी प्रश्नों को लिया गया है, जो भी सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं उनसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में लिए गए हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है। ये आप एसएसटी, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान की अन्य किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो पहला दिया गया है, ये प्रथम नगरीय क्रांति थी। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता से पहले कहीं भी नगर के अवशेष नहीं मिले, तो ये पहली एक ऐसी सभ्यता थी जहाँ से नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं हमें सबसे पहले। तो ये तो राइट है। अगला है, ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। बिल्कुल, सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सोना, चांदी, तांबा, पीतल, टिन इन सब धातुओं से परिचित थे और तांबा और टिन से जो मिलाकर एक नई धातु बनाते थे, प्रगलन विधि के द्वारा मिश्रित धातु बनाते थे। तांबा और टिन को मिलाने से कौन सी धातु बनती है? कांसा बनती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कौन सी सभ्यता हुई? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये भी सही पॉइंट है। अगला क्या है? मातृ देवी की उपासना अधिक होती थी। बिल्कुल, ये पॉइंट भी सही है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। पुरुषों की प्रधानता थी परंतु समाज मातृ सत्तात्मक समाज था। देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। पुरुष देवताओं की तुलना में मातृ देवी को अधिक महत्व दिया जाता था, तो मातृ देवी की उपासना अधिक होती थी। तो ये इसमें सारे ही पॉइंट सही हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में धर्म ज्ञान, चिकित्सा, ब्रह्म ज्ञान, तंत्र मंत्र और जादू टोना का वर्णन मिलता है? तो देखिए, जादू टोना का वर्णन जो मिलता है वो मिलता है अथर्व वेद से। जादू टोने का वर्णन मिलता है। अथर्व वेद के जो संपादित करने वाले ब्राह्मण होते हैं उसे ऋत्विज कहा जाता है, और अथर्व वेद के जो ऋषि होते हैं उसे कौन से ऋषि के नाम पर इनका नाम पड़ा? तो अथर्व ऋषि के नाम पर अथर्व वेद का नाम पड़ा था। तो जादू टोना के लिए अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के चतुर्मास धर्म में कौन सा जोड़ा था? तो देखिए, पार्श्वनाथ थे जैन धर्म के तीर्थंकर। इन्होंने चतुर्मास दिया था, जैसे कि सत्य, अहिंसा, सत्य दिया था, अहिंसा दिया था, अस्त्य दिया था और अपरिग्रह दिया था। एक और इसमें ऐड है अपरिग्रह। अपरिग्रह भी किन्होंने दिया था? इन्होंने पार्श्वनाथ ने दिया था। इसी के साथ में जो महावीर स्वामी जी हैं इन्होंने एक और इसमें ऐड किया था चतुर्मास में, इन्होंने ब्रह्मचर्य को ऐड किया था। महावीर स्वामी ने जो कहा था कि जो सत्य, अहिंसा, अस्त्य और अपरिग्रह का पालन है ना, मनुष्य तब तक नहीं कर सकता जब तक वो वासनाओं में रहता है। वासनाओं से दूर होने पर ही इन सब चीज़ों को पाया जा सकता है। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करके शरीर की समस्त वासनाओं को त्याग देना चाहिए, अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। तो जो महावीर स्वामी जी हैं उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था महावीर स्वामी जी ने। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। महाजनपद और एक तरफ दी गई है राजधानी। तो देखिए, वत्स जनपद की राजधानी अगर देखें तो वत्स जनपद की राजधानी है कौशाम्बी। बिल्कुल सही है। गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला। बिल्कुल, ये भी सही है। गांधार जनपद की राजधानी तक्षशिला थी। वज्जी जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। तो देखिए, ये गलत हो जाएगा। वज्जी जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ नहीं, वज्जी जनपद की राजधानी विदेह है, या फिर इसी को मिथिला थी वज्जी जनपद की राजधानी। इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? तो इंद्रप्रस्थ कुरु जनपद की राजधानी थी। कुरु जनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। वहीं कंबोज महाजनपद की राजधानी थी हाटक। तो राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, अशोक के कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध, हृदय परिवर्तन व बौद्ध धर्म ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है? तो देखिए, जो अशोक का 13वां शिलालेख है ना, इससे पता चलता है कलिंग युद्ध के बारे में। उनका इस युद्ध से हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ये सब मिलता है 13वें शिलालेख में। कलिंग युद्ध का वर्णन जो है वो 13वां शिलालेख में मिलता है।
ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। नव्य शिलालेख में क्या प्राप्त होता है? तो नव्य शिलालेख में धम्ममंगल का वर्णन मिलता है। ये देखिए, ये शिलालेख कई बार पूछ लेते हैं। धम्ममंगल का वर्णन जो मिलता है वो नव्य शिलालेख में मिलता है। जो द्वितीय शिलालेख है उसमें मानव और पशु चिकित्सा का वर्णन मिलता है, तो ये दूसरा शिलालेख भी एग्जाम में पूछा गया है। वहीं 10वां शिलालेख में क्या मिलता है? 10वां शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता का वर्णन मिलता है। तो ये सारे ही मैंने आपको बता दिए हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में विषयपति के प्रधान कार्यालय को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए, विषयपति पहले गुप्त काल देखिए प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भुक्ति, प्रांतों को। फिर भुक्तियों का विभाजन जिलों में किया जाता था और इन जिलों को क्या कहा जाता है? विषय कहा जाता था, विषय। अब इन विषय का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था उसे क्या कहते थे? विषयपति। आ गया विषयपति। अभी विषयपति का जो प्रधान कार्यालय था ना, वो क्या था? वो अधिष्ठान था। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि विषयपति का प्रधान कार्यालय का नाम, तो अधिष्ठान विषयपति का प्रधान कार्यालय था। ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिश्ती औलिया के जीवन काल में दिल्ली की राजगद्दी पर एक एक करके 7 सुल्तान बैठे थे? तो किसने 7 सुल्तानों का काल देखा? तो देखिए, जो शेख निजामुद्दीन औलिया थे ना, इन्होंने 7 सुल्तानों का काल देखा था। शेख निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में प्रचलित इनाम ए जागिरी का उद्देश्य क्या था? तो देखिए, इनाम ए जागिरी क्या थी? एक धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए बनी थी। इनाम ए जागिरी, इसका उद्देश्य था धार्मिक और शैक्षणिक कार्यों के लिए। वहीं स्वायत्त शासकों एवं जमींदारों के लिए कौन सी जागिरी बनी थी? तो स्वायत्त शासकों और जमींदारों के लिए वतन ए जागिरी बनी थी। वतन ए जागिरी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मुस्लिम धर्माचार्यों के लिए बना था एमा जागिरी। एमा जागिरी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सी जागिरी किसके लिए थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। पहला है, एक तरफ समाज दिए गए हैं और एक तरफ उनके संस्थापक दिए गए हैं। संस्था और संस्थापक हैं ये। संस्थापक, तो देखिए, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना गई थी केशव चंद्र सेन के द्वारा। तत्वबोधिनी समाज की स्थापना किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। नामधारी आंदोलन की स्थापना करने वाले थे बाबा राम सिंह। ऑप्शन नंबर इसका 4th होगा। वहीं आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। तो राइट आंसर देखें तो फर्स्ट में 3, सेकंड में फर्स्ट, तो देखिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमें और देखने की आवश्यकता ही नहीं है, इसी में दिया गया है। अगला प्रश्न है, चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन के रोक देने का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा कहाँ और कब पारित किया गया था? तो देखिए, चोरी चोरा की घटना क्या था कि 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर में ये घटना घटित हुई थी। इस पे क्या हुआ था, गोरखपुर में जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे उन्होंने पुलिस चौकी पर हमला कर दिया और इसमें आग लगा दी थी, जिसके कारण क्या हुआ, 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। इस घटना से गांधी जी बहुत ही मतलब वो हुए परेशान कि आंदोलनकारियों ने पुलिसकर्मियों पर हमला किया। तो गांधी जी ने इसके बाद में जो असहयोग आंदोलन है उसे वापस ले लिया था। 12 फरवरी 1922 को एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने इसे आंदोलन को ख़त्म करने की घोषणा की। अब वो कमेटी कहाँ और कब बैठी, तो ये बैठी थी 1922 में बारदोली में एक कमेटी का गठन हुआ और असहयोग आंदोलन को रोक देने का प्रस्ताव पारित हुआ कि अब असहयोग आंदोलन रोका जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर होगा 1922 बारदोली में। अगला प्रश्न है, कौन से प्रधानमंत्री के प्रयासों से संविधान में मूल कर्तव्य का समावेश हुआ था? तो संविधान में मूल कर्तव्य जो जोड़े गए थे वे 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के समय में संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था और इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी और इन्होंने इसमें मूल कर्तव्य समावेशित करवाए थे। कौन सी समिति के आधार पर? तो देखिए, समिति थी सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये भी आपको याद रखनी है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था।
इसमें टोटल कितने सदस्य समिति थी, तो 11 सदस्य समिति थी और टोटल कितने सदस्य समिति 12 थी और टोटल मूल अधिकार कितने, टोटल 11 मूल अधिकारों को इसमें जोड़ा गया था। वर्तमान में 11 मूल अधिकार हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद दिए गए हैं और एक तरफ दिए गए हैं कौन से अनुच्छेद में क्या है। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अगर देखें तो अनुच्छेद 21 में इसका वर्णन है। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, गिरफ्तारी तथा निरोध के से संरक्षण, तो ये किस में है, अनुच्छेद 22 में है, गिरफ्तारी और निरोध संरक्षण। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण देखें तो ये अनुच्छेद 29 में है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद 26 में इसका वर्णन है, धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता। तो राइट आंसर होगा 1 का 1, 2 और 4 और 3। ये देखिए फर्स्ट ही इसमें दिया गया है, तो आपको ये सारे अनुच्छेद ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है, पूछा है। संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल भारत की जो संविधान है वो संसदीय शासन प्रणाली पर आधारित है। दोहरी नागरिकता है, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। भारतीय की जो संसद की विशेषता है, संविधान की विशेषता है, उसमें दोहरी नागरिकता का कहीं उल्लेख नहीं है, इसमें इकहरी नागरिकता प्राप्त है, तो ये गलत हो जाएगा। सभ्यता और असभ्यता का अनोखा मिश्रण है, तो ये भी सही है। संविधान की सर्वोच्चता है, ये भी सही है। आपातकाल उपबंध है, बहुत सारी विशेषताएं हैं भारतीय संविधान की, तो गलत उत्तर इसका हो जाएगा दोहरी नागरिकता भारतीय संविधान में नहीं है, इकहरी नागरिकता का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त हुई थी। तो द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त करने वाले थे डॉक्टर वी वी गिरी एक ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि द्वितीय चक्र की मतगणना के बाद सफलता प्राप्त किए थे। वी गिरी एकमात्र ऐसे भी राष्ट्रपति थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देकर राष्ट्रपति पद के लिए इन्होंने चुनाव लड़ा था। तो वी गिरी के बारे में आपको ध्यान रखना है। और सबसे पहले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति थे वे कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी। ये भी काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नीलम संजीव रेड्डी सबसे पहले निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति हैं एकमात्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो राज्यसभा सदस्यों में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त किसको है, देखा आंध्र प्रदेश और गुजरात। तो आंध्र प्रदेश को कितना 11 राज्यसभा प्रतिनिधित्व है, गुजरात में भी 11 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश और गुजरात दोनों को 11-11 राज्यसभा सदस्य संख्या है। इसके साथ में एक और राज्य है जिसकी 11 है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भी सदस्य संख्या कितनी है, 11। वहीं अगर तमिलनाडु की हम देखें तो तमिलनाडु में टोटल कितनी है, 18। और क्या बचा, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 11-11 आंध्र प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 की है समान। अगला है, सूची 1 को 2 से सुमेलित कीजिए। मौलिक अधिकार समिति के जो कौन अध्यक्ष पूछा है, मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, JB कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अल्पसंख्यक उप समिति के कौन थे, HC मुखर्जी। संघ संविधान समिति के कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। प्रांतीय संविधान समिति के कौन, डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और एक और समिति इनमें शामिल थी, प्रारूप समिति। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मौलिक अधिकार समिति JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी, संघ संविधान समिति डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू और प्रांतीय संविधान समिति कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपको मिलान देखिए कौन सा ऑप्शन में है, वो आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है, अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 155 में वर्णन है। 157 में क्या है, तो राज्यपाल की नियुक्ति की जो अर्हताएं होती है ना, वो 157 में वर्णन है। वहीं 167 में क्या है, तो राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कार्य हैं 167 में। और 213 में क्या है, तो 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है, तो इसकी जानकारी 213 में है।
अगला प्रश्न है, कौन से संविधान अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो देखिए 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके अंतर्गत क्या हुआ था कि जो शहरी स्थानीय निकाय है उनको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 74वां संविधान संशोधन हुआ कब था? तो 74वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था और इसके अंतर्गत ही शहरी स्थानीय निकाय को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को भी संविधान में जोड़ा गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। 10वीं अनुसूची भी किसके अंतर्गत? 74वें संविधान संशोधन के तहत ही जोड़ी गई थी। इस जो संशोधन हुआ इसमें टोटल 18 विषय प्रदान किए गए थे। विषय भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, तो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के सभी न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु अगर पूछे तो 65 वर्ष इनकी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर वो रहते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 124 भाग 4 में वर्णन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की प्रक्रिया हटाने की प्रक्रिया क्या है। ये तो अनुच्छेद 124(4) में वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। तो इस अधिनियम में कुल 48 धाराएं हैं। नहीं, जो ये लैंगिक अपराधों का संरक्षण अधिनियम 2012 है इसमें टोटल 48 नहीं 46 धाराएं दी गई हैं। 46 धाराएं इसमें सम्मिलित हैं। अगला क्या है, इस अधिनियम को पोस्को एक्ट के नाम से जाना जाता है। यही इसका राइट आंसर है। जो उच्चतम न्यायालय ने जो लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम है 2012, इसमें इस एक्ट को जाना जाता है पोस्को एक्ट। अगला क्या है, देखिए इस अधिनियम में यह अधिनियम 14 नवंबर 2014 को लागू हुआ था। तो ये देखिए गलत हो जाएगा, ये 14 नवंबर 2014 को नहीं 2012 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है, सौरमंडल के कौन से ग्रह पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया गया है? तो ग्रेट रेड स्पॉट जो पाया गया है वो पाया गया है बृहस्पति ग्रह। जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट पाया गया है। जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो इस पर क्या पाया गया है? इस पर पाया गया है ग्रेट रेड स्पॉट। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे उच्चतम स्तर का ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो विश्व का सबसे उच्चतम स्तर का ज्वार भाटा जो आता है ना, वो आता है कहाँ पे? नोवा स्कोशिया में। नोवा स्कोशिया कहाँ पर है? कनाडा में स्थित है। कनाडा में यहाँ पर सबसे उच्च स्तर का ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में। ये है फंडी की खाड़ी में, अगर खाड़ी भी पूछ ले तो फंडी की खाड़ी में सबसे उच्चतम ज्वार भाटा आता है। और सबसे जो ऊंचा ज्वार भाटा पाया जाता है ना, उसका अगर स्तर देखें पानी का स्तर तो 16.3 मीटर तक हो जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। वहीं अगर हम देखें कि दक्षिण तट पर स्थित साउथ जो कैंपटन है ना, वहाँ दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। तो साउथ हैम्पटन पर दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके जो पॉइंट है मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे उच्चतम ज्वार कहाँ आता है? नोवा स्कोशिया कनाडा में सबसे उच्चतम ज्वार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे फंडी की खाड़ी अगर ऐसे आ जाए तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्रशांत महासागर का अग्निव्रत उपनाम से किस पेटी को जाना जाता है? तो प्रशांत महासागर की अग्निव्रत जो जानी जाती है पेटी, वो प्री प्रशांत पेटी जो होती है उसे प्रशांत महासागर का अग्निव्रत कहा जाता है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर घेरे हुए हैं ये पेटी। तो इसमें सक्रिय ज्वालामुखी 75% सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी की सतह से परावर्तित होने वाली किरणों को रोकती है? तो कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस को परावर्तित होने से रोकती है? तो रोकती है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जो गैसें हैं ना, वही ग्रीन हाउस की जो गैसें हैं। ग्रीन हाउस है वो पृथ्वी की सतह पर परावर्तित होने वाली किरणों को रोकती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में स्थित है तब ग्रीनविच और उस स्थान के समय में कितना अंतर होगा? तो देखिए अगर हम देखें कि ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में स्थित है तो उस स्थान में समय का कितना अंतर होगा? तो समय का टोटल अगर देखें तो 1 घंटे का अंतर होगा।
1 घंटे का अंतर कैसे होगा कि जैसे देखिए जो 15 डिग्री है ना, 15 डिग्री में कितने मिनट का अंतर होता है, तो 15 डिग्री में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 मिनट। 24 घंटे में जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगी और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में है तो 15 डिग्री देशांतर इक्वल टू 15 डिग्री 15/15 मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा। तो टोटल अगर देखें तो 60 मिनट ये घूमती है। तो टोटल अंतर अगर देखें हम इसको कैलकुलेट करके तो 60 मिनट अर्थात 1 घंटे जो है ना वो ग्रीनविच दोपहर के जैसे 12 बज रहे हैं तो उस स्थान पर दोपहर के 1 बजेंगे, तो 1 घंटे का अंतर आता है टोटल। 4 डिग्री 1 मिनट में 4 डिग्री घूमती है, तो 15 डिग्री में कितने मिनट घूमेगी, तो 15 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी अक्षांश रेखा सह्याद्री पर्वतमाला को 2 समान भागों में विभाजित करती है। तो देखिए सह्याद्री पर्वतमाला को 2 समान भागों में विभाजित करने वाली जो अगर हम रेखा पूछे तो कौन सी रेखा है, तो देखिए 16 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ना वो सह्याद्री यानी कि पश्चिमी घाट है उसको 2 भागों में विभाजित करती है। सह्याद्री को क्या पश्चिमी घाट कहते हैं, तो सह्याद्री को पर्वतमाला को 2 बराबर भागों में काटने वाली कौन सी है, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णगिरी तथा उच्च एशिया की रीढ़ के नाम से किस पर्वत श्रेणी को जाना जाता है। तो देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी ऐसी श्रेणी है जो कि एशिया की रीढ़ के नाम से जानी जाती है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है K2 गोडविन। K2 जो है वो काराकोरम की सबसे उच्चतम चोटी है। अगला क्वेश्चन है, महोगनी, एनी, एबोनी कौन सी वनस्पति के प्रकार हैं। तो देखिए महोगनी, एनी और एबोनी ये जो मुख्य है ये कौन सी शुष्क अर्धशुष्क सदाहरित वनस्पति हैं। ये सदाहरित वनस्पति के श्रेणी में आती हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर ये पहाड़ियाँ ज़्यादातर होती हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी पाई जाती हैं, तो ये हमेशा सदाहरित रहती हैं, हरे होती हैं। एबोनी और महोगनी और एनी, रोजवुड भी इसमें शामिल है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजन का जनसंख्या गया, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर व त्वरित वृद्धि दर्ज की गई थी। तो देखिए किस में वृद्धि दर्ज की गई थी, ये क्वेश्चन रह गया आपका। देखिए ऊपर 29, घड़ियाल एवं मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत कब हुई। तो घड़ियाल व मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत हुई थी वो 1975 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के संदर्भ में किस वर्ष को महान जन विभाजन का जनसंख्या किया गया, जिसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर त्वरित वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये वृद्धि दर्ज की गई थी 1921 में। महान जो वर्ष था, महान जन विभाजन का वर्ष कहा जाता है 1921 के वर्ष को। तो इस समय जो वृद्धि हुई थी ना वो ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। इसके पश्चात 1911 से 1921 तक तो एकदम निम्नतम थी, ऋणात्मक थी, लेकिन 21 में क्या था कि त्वरित वृद्धि दर्ज की गई थी 1921 में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के हिसाब से 1921 होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक क्रमशः विस्तार है। तो राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम अगर देखें तो कितना है, ऐसे देखें तो कितने किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण देखें तो 826 किलोमीटर, 826 किलोमीटर विस्तार है। और पूर्व से पश्चिम देखें तो 869 किलोमीटर है। तो उत्तर से पहले उत्तर से दक्षिण पूछा है तो 826 और पूर्व से पश्चिम 869, तो राइट आंसर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। तो राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है। 50 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है वो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का अरावली के सहारे है जो कि राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी बनास नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बनास की सहायक नदी कौन कौन सी है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। बनास की सहायक में नाल है, कोठारी है, बेड़च है, खारी है। तो बनास की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए पार्वती बनास की सहायक नदी नहीं है। पार्वती किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है पार्वती। चंबल की सहायक नदी है पार्वती। मानसी, कोठारी, मोरेल, बेड़च ये सभी किसकी हैं? बनास की सहायक नदी है। और बनास को देखिए किस नाम से जाना जाता है? तो बनास को वन की आशा कहा जाता है। वन की आशा बनास नदी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। वन की आशा कौन सी नदी? बनास नदी है, वो वन की आशा है। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? वो भी बनास है। इसकी लंबाई अगर टोटल देखें राजस्थान में तो 480 किलोमीटर के लगभग है। तो राजस्थान में सब बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी? बनास नदी वन की आशा कहलाती है। तो ये बनास नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो टांका क्या है? टांका पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाए गए कुएं नुमा जो संरचना है वो टांके हैं। तो बिल्कुल घर में बनाए गए जो संरचना कुएं नुमा संरचना है वो टांका है। खड़ीन क्या है? तो खड़ीन जो है पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना वो खड़ीन होती है। जोहड़ क्या होते हैं? वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना। तो ये भी सही है। तो तीनों पॉइंट इसमें सही है, उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोयाबीन उत्पादक जिलों का समूह क्या है? तो सोयाबीन उत्पादक जो जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं? सोयाबीन सबसे ज़्यादा होता है कोटा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और 12 जिला भी इसमें शामिल है। तो इन जिलों में सबसे ज़्यादा जो सोयाबीन है उसकी खेती होती है। अगला प्रश्न है, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। धात्विक खनिज समूह कौन कौन सा आता है? धात्विक खनिज में आता है तांबा, सीसा, जस्ता, लोहा, टंगस्टन, चांदी, ये धात्विक खनिज हैं। तो इसमें देखिए कौन से होंगे? सीसा, जस्ता, लोहा, बिल्कुल संगमरमर आ गया, इसमें गलत हो गया, इसमें चूना पत्थर आ गया। तो देखिए सीसा, तांबा, लोहा, उसके साथ में ही जस्ता और टंगस्टन भी किस में आते हैं? धात्विक खनिज में आते हैं। और धात्विक खनिज जैसे कि संगमरमर, जिप्सम और अभ्रक ये किस में आते हैं? ये किस में आते हैं? ये अधात्विक खनिज में आते हैं। अगला प्रश्न है, असम्मिलित युग्म की पहचान हमें करनी है। एक तरफ दिए गए हैं जिला और एक तरफ जनसंख्या घनत्व दिया गया है। तो अलवर का जनसंख्या घनत्व 438 बिल्कुल सही है। बीकानेर का अगर देखें तो बीकानेर का 78 है, ना कि 92, 78। जैसलमेर का कितना है? तो जैसलमेर का जनसंख्या घनत्व 17 है, ये भी सही है। बाड़मेर का जनसंख्या घनत्व कितना है? बाड़मेर का है 92, ये भी सही है। तो इसका हमें मिलान करना है, तो ये 78 है। तो ये आप ध्यान में रख लीजिए कौन से कौन सा। तो अगर ऑप्शन बी इसमें असुमेलित ही पूछा है तो बीकानेर ही हो जाएगा, उसका 78 है बीकानेर का जनसंख्या घनत्व है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पुरातात्विक स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन व दुर्ग जैसे चित्र की प्राप्ति हुई है? तो किससे प्राप्त हुई है? ये हमें प्राप्त हुई है बालाथल से। बालाथल से 11 बड़े कमरों का भवन और दुर्ग प्राप्त हुआ है। बालाथल कौन सी सभ्यता है? ताम्र युगीन सभ्यता है। ताम्र युगीन, ताम्र पाषाण कालीन हर संस्कृति है बालाथल। इसमें से 11 बड़े भवन प्राप्त हुए हैं। बालाथल में और क्या मिला है? तो बालाथल में लोहा गलाने की भट्टियां जो मिली है ना, वो भी बालाथल से ही प्राप्त हुई है। लोहा गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई हैं और यहाँ से मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रचलन भी प्राप्त हुआ है। तो बालाथल से हमें 11 कमरों के बड़े भवन प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, नागभट्ट प्रथम को किस प्रशस्ति में नारायण और मलेच्छों का नाशक कहा गया है? तो नागभट्ट प्रथम को जो मलेच्छों और नागभट्ट को मलेच्छों और नारायण का नाशक कहा गया है, वो कौन सी प्रशस्ति में? ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक और नारायण कहा गया है, ग्वालियर प्रशस्ति के अंदर। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? तो 1857 की क्रांति जोधपुर का शासक कौन? तख्त सिंह थे जोधपुर के शासक 1800 क्रांति के समय। वहीं राम सिंह द्वितीय किसके थे? ये राम सिंह द्वितीय कोटा के थे। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है। देखिए कौन सी जो कहाँ के शासक कौन थे? तो जोधपुर रियासत के कौन थे? तख्त सिंह। वहीं जो राम सिंह द्वितीय हैं वो कोटा रियासत से थे। लक्ष्मण सिंह थे वो बांसवाड़ा रियासत से थे, बांसवाड़ा।
और विनय सिंह किसके थे? अलवर रियासत से थे। तो ये सभी आपको ध्यान में रखनी है, कौन सी रियासत से कौन थे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1945 में उदयपुर में आयोजित भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी? तो देखिए, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो अध्यक्षता की गई थी वो कौन सा अधिवेशन था? तो ये अधिवेशन था 7वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी और इस अधिवेशन में जो है वो उदयपुर में ये अधिवेशन हुआ था। देशी लोक राज्य परिषद का अधिवेशन कहाँ पर? उदयपुर में आयोजित हुआ था। 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, साधु सीताराम दास का संबंध कौन से कृषक आंदोलन से था? तो साधु सीताराम दास कौन से आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे साधु सीताराम दास। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बिजोलिया किसान आंदोलन, साधु सीताराम दास। अगला प्रश्न है, अप्रैल 1934 में कटराथल शेखावाटी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो देखिए, हजारों जो किसान आंदोलन में भाग लेने वाली महिलाएं कटराथल से हुई थी, उनमें सबसे ज़्यादा जो भाग लिया था वो किसने लिया था? वो नारायणी देवी, अमृता देवी। ये देखिए, ऑप्शन ही गलत हो गई इसमें। नारायणी देवी थी इनमें, अमृता देवी। तो देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका राइट आंसर अगर आपको देखें, ये मिसप्रिंट हो गया है। इसमें किशोरी देवी ने सबसे ज़्यादा मतलब नेतृत्व किया था। किशोरी देवी ने, किशोरी देवी जो थी, इन्होंने इस की अध्यक्षता की थी। महिला सम्मेलन आयोजित हुआ था कटराथल में 1934 में। तो इनकी अध्यक्षता किशोरी देवी के द्वारा की गई थी। इसमें बहुत सी महिलाओं ने भाग लिया था, जैसे कि दुर्गा देवी शामिल थी, दुर्गा देवी शर्मा, फूला देवी शामिल थी, रामा देवी जोशी और उत्तरा देवी। ये सभी महिलाएं जो कटराथल में जो जाट महिलाओं द्वारा आंदोलन हुआ था, इसमें भाग लिया था। लेकिन इसकी अध्यक्षता करने वाली कौन थी? किशोरी देवी थी, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये आप ऑप्शन में नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी क्या थी? अलवर थी। अलवर मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी। इसमें कौन सी रियासतों को शामिल किया गया था? तो इसमें 4 थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ये ABCD ये शॉर्ट ट्रिक से याद रखा जाता है। मत्स्य जनपद की राजधानी बनाई गई थी अलवर को, और धौलपुर के जो महाराजा उदयभान सिंह थे उनको राज प्रमुख बनाया गया था इसमें। और शोभाराम कुमावत को क्या बनाया गया था? प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखनी है, प्रधानमंत्री। क्योंकि देखिए, ये जो था एकीकरण, इससे संबंधित एक प्रश्न पक्का आता है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कौन से रियासत के प्रधानमंत्री कौन थे, कौन कौन सी रियासतें शामिल की गई थी। तो मत्स्य संघ की राजधानी अलवर को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, वह किला दुर्ग जिसमें एक जैसे 9 महल हैं। तो नाहरगढ़ का जो किला है ना, इसमें एक जैसे 9 महल हैं। नाहरगढ़ के किले में, जो आमेर में स्थित है नाहरगढ़ का किला, एक जैसे 9 महल हैं। और ये इस किले का निर्माण किसने कराया था? तो इस किले का निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। सवाई जयसिंह द्वारा इस किले का निर्माण मराठों के आक्रमण से बचने के लिए कराया गया था। नाहरगढ़ किले को और क्या कहते हैं? तो नाहरगढ़ किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सुदर्शनगढ़ भी अगर आ जाए तो वो कौन सा किला होगा? नाहरगढ़ का किला। अगला प्रश्न है, अक्षय तृतीया मनाया जाता है। तो अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख माह की जो शुक्ल पक्ष की तृतीया होती है ना, वो कौन सी होती है? अक्षय तृतीया होती है। और इस दिन क्या अबूझ सावा होता है? अक्षय तृतीया, अबूझ सावा अक्षय तृतीया होती है। और इस दिन सबसे ज़्यादा जो होते हैं ना, अक्षय तृतीया के दिन क्या होता है? बाजरा, गेहूँ, तिल, जो सब 7 अनाज मिलाकर जैसे घरों में खिचड़ी बनाई जाती है और इनकी पूजा की जाती है अक्षय तृतीया के दिन। अबूझ सावा होता है। बाल विवाह बहुत होता है। अब तो रोक लगा दी गई है, तो इतने नहीं हो पाते हैं, लोग अवेयर भी हो गए हैं। अगला है, चांदनी रात में राधा कृष्ण की केली क्रीड़ाएं प्रातःकालीन और संध्याकालीन बादलों का सिंदूरी चित्रण कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है?
तो देखिए ये जो चांदनी रात में राधा कृष्ण की क्रीड़ाएं होती हैं, संध्याकालीन बादलों और सुंदर चित्रण जो होता है वो कौन सी शैली के अंतर्गत, किशनगढ़ जो शैली है ना, इन सब इसमें इसका जो मनोदृश्य देखने को मिलता है। किशनगढ़ शैली का अगर स्वर्ण काल देखें तो राजा सावंत सिंह थे ना, उनके काल को किशनगढ़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। सावंत सिंह जो है वो नगरी दास के उपनाम से प्रसिद्ध हुए थे। सावंत दास नगरी दास के नाम से उपनाम है, सावंत दास का नगरी दास के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वालर नृत्य का संबंध है, तो वालर नृत्य का संबंध जो है गरासिया जनजाति से संबंधित है। गरासिया जो लोग हैं वो स्त्री पुरुष दोनों वालर नृत्य करते हैं और इस नृत्य में किसी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, वालर नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें इसका जो नृत्य है वो अर्धवृत्त में किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्व वाद्य यंत्रों का समूह कौन सा है। तो तत्व वाद्य यंत्र देखिए कौन कौन से होते हैं। सारंगी होता है, तंदूरा होता है, जंतर होता है, रावण हत्ता होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ये राइट आंसर हो जाएगा। वहीं चंग, भपंग, मादल और रावण हत्ता ये कौन से वाद्य यंत्र है, तो ये कौन से हैं, सॉरी तत्ती पूछा है ना, तो तत्, सारंगी, तंदूरा, जंतर और रावण हत्ता सही है। चंग, भपंग, मादल, नगाड़ा और इकतारा ये अवनद वाद्य यंत्र है, अवनद। उसी के साथ में सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होंगे, अलगोजा हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा, पुंगी हो जाएगा, तुरई हो जाएगा, ये कौन से होंगे, सुशिर वाद्य यंत्र। ये वाद्य यंत्र भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन से क्या वाद्य यंत्र है। अगला है बछताओं की हवेली स्थित है। तो बछताओं की हवेली कहाँ, बीकानेर में बछताओं की हवेली स्थित है, बीकानेर में। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र आदि को एक पूर्व इकाई के रूप में देखना चाहिए। इस एकीकृत स्वरूप की विषय सामग्री ऐसी हो जो वातावरण में व्यवस्थित कर सके। परिभाषा का संबंध किससे है, तो देखिए सामाजिक अध्ययन की ये परिभाषा का संबंध अगर हम देखें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा ये परिभाषा दी गई थी कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र को एक पूर्व इकाई के रूप में देखना चाहिए और एकीकृत सामग्री ऐसी हो जो छात्रों को सामाजिक वातावरण में व्यवस्थित कर सके। तो ये जो परिभाषा दी गई थी ये दी गई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, B.S. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो B.M. ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के लिए जो पुस्तक लिखी थी वो एजुकेशनल टैक्सोनॉमी जो बुक थी वो लिखी गई थी B.M.S. ब्लूम के द्वारा। ये पुस्तक इन्होंने कब लिखी तो 1956 में ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। ब्लूम ने उद्देश्य के 3 प्रकार बताए थे। उद्देश्य के कितने प्रकार बताए थे, ब्लूम ने 3 प्रकार बताए थे। ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा था भावात्मक उद्देश्य, एक ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और तीसरा था क्रियात्मक उद्देश्य। तो उद्देश्य के 3 प्रकार बताए थे। B.S. ब्लूम ने एजुकेशनल टैक्सोनॉमी बुक लिखी थी 1956 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, ये 53, निम्नलिखित में से भावात्मक उद्देश्य के व्यवस्थापन में कौन सी क्रियाएं होती हैं। तो भावात्मक उद्देश्य के व्यवस्थापन में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं, परिभाषा देना, प्रभावित करना, संगठित करना या वृद्धि करना। तो भावात्मक जो उद्देश्य है उसमें जो उद्दीपक की जो प्रतिक्रियाएं जुड़ी होती हैं वो कौन सी प्रतिक्रियाएं इसमें शामिल है। भावात्मक उद्देश्य में जो मूल्य इसमें अनुग्रहण की क्रियाएं होती है, संगठित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। भावात्मक उद्देश्य व्यवस्था में कौन सी क्रियाएं, संगठित करना। इसमें क्या होती है, स्वीकृति, मूल्य की वरीयता, वचनाबद्धता व जो रुझान के प्रति ध्यान रखा जाता है उसकी आवश्यकता होती है। अनुग्रहण अनुक्रिया के पश्चात अनुमूल्यन किया जाता है, तो संगठन करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो एजुकेशन जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो हुई है किससे, लैटिन भाषा के शब्द किससे, एजुकेशन से, एडुकेयर से। तो एजुकेशन का अर्थ होता है क्या, अंदर से बाहर निकालना, और एडुकेयर जो होता है वो आगे बढ़ना। EDU
तो देखिए एडुकेटम भी होता है, एडुकेयर और एडुसेयर तीनों शब्द से मिलकर होता है। जैसे एडुकेटम का अर्थ होता है अंदर से बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकालना। वही एडुसेयर का अर्थ क्या होता है, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना। और एडुसियर जो होता है उसका अर्थ होता है विकसित करना। तो ये तीनों ही शब्दों से देखें तो एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है और ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों शब्दों से मिलकर ही एजुकेशन की उत्पत्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का, निम्नलिखित में से शिक्षण में से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य पढ़ाना होता है, मुख्य लक्ष्य पढ़ाना नहीं सिखाना होता है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, सिखाना होता है। तो ये गलत उत्तर हो जाएगा। शिक्षण का मापन किया जाता है, बिल्कुल संभव है शिक्षण का मापक। शिक्षण एक त्रिपक्षीय प्रक्रिया होती है, ये भी सही है। और तो अगर हम देखें और एक और अगर हम देखें तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है, ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो शिक्षण क्या है, सीखना है ना कि पढ़ाना। तो सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का, सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापक से यह अपेक्षा रखती है कि वे किसी तथ्य को थोड़े से छात्रों को कम समय में किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल के माध्यम से शिक्षण दे। तो सूक्ष्म शिक्षण की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी। तो ये परिभाषा देने वाले थे सूक्ष्म शिक्षण की, कौन, सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी थी किसके द्वारा, बी के पासी के द्वारा ये सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी गई थी कि सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण तकनीक है जो छात्र अध्यापक से ये अपेक्षा रखती है वह किसी तथ्य से शिक्षण दे। तो ये थी बी के पासी की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट कार्य की एक इकाई है जिसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। 57 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये परिभाषा किसने दी थी। तो ये दी गई थी कि प्रोजेक्ट जो कार्य है वो एक इकाई है, इसमें छात्रों को कार्य की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। पारकर महोदय ने ये परिभाषा दी थी प्रोजेक्ट कार्य की इकाई के लिए कि अब जो है इसमें छात्रों को कार्य करने की योजना और संपन्नता के लिए उत्तरदायी बनाया जाए प्रोजेक्ट विधि में। तो ये पारकर की परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समालोचनात्मक चिंतन का साधन है। 58 नंबर का क्वेश्चन है। तो समालोचनात्मक चिंतन का साधन शिक्षण सामग्री, भाषा, घरेलू सामग्री और अभ्यास पुस्तिका। तो देखिए जो शिक्षण समालोचना चिंतन का साधन है वो भाषा है, भाषा के द्वारा समालोचना साधन होता है, भाषा के माध्यम से किया जाता है। अगला है, मायादीप के नाम से शिक्षण की कौन सी प्रकार की सहायक सामग्री है। तो मायादीप के नाम से जो शिक्षण सामग्री है वो दृश्य सामग्री है मायादीप, जो कि जादू की लालटेन भी इसे कहते हैं। जादू की, देखिए जादू की लालटेन भी कहा जाता है किसको, मायादीप को। तो मायादीप शिक्षण विधि किससे जुड़ी है, एक दृश्य सामग्री है जिसमें कि क्या कहते हैं, श्यामपट आता है, मानचित्र, ग्लोब, फ्लैश कार्ड आते हैं, मॉडल आते हैं, स्लाइड्स आती हैं। तो दृश्य सामग्री है कौन सी, मायादीप। और अंतिम प्रश्न है हमारा 60 नंबर का, निम्नलिखित में से सामाजिक अध्ययन के मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है बालकों के शरीर संबंधी परिवर्तनों की जांच करना है। बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। शिक्षण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य ये नहीं हो सकता कि बालकों के शरीर के परिवर्तन को देखें। पाठ्यक्रम की जांच करना, बिल्कुल पाठ्यक्रम की आवश्यकता परिवर्तन करना हो सकता है। बालक की घरेलू समस्याओं का समाधान करना। तो मुख्य उद्देश्य बालकों के व्यवहार परिवर्तन को जांचना, ये सही है यार, बालक के व्यवहार परिवर्तन को जाना जाता है, शारीरिक शरीर संबंधी नहीं, व्यवहार आएगा यहाँ पे, व्यवहार परिवर्तन को जांचा जाता है। और उसी के साथ में पाठ्यक्रम की भी जांच करना इसका उद्देश्य हो, आवश्यकता में परिवर्तन करना, निर्देशन एवं परामर्श देना उचित अवसर आने पर, तो समस्याओं को भी समझा जाता है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न थे किसके, एसएसटी के रीट लेवल सेकंड के लिए। चाहे आप ग्रेड सेकंड की तैयारी करें या फर्स्ट ग्रेड की या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।